बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज फिर मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज बादशाह साहब। जो प्रोग्राम या जो सिलसिला हमने शुरू किया था वाइट पेपर का, ये उसकी तीसरी किस्त है और लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, सवाल भी आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको भी डील करने की कोशिश की जाए। तो प्रोफेसर एजाज बादशाह साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यानी प्रोग्राम ज़ाहिर है कि आप थोड़ा सा बिजी रहे, इसलिए टाइम पर नहीं हम शुरू कर सके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारे मामला को कवर करने की कोशिश करें। अच्छा जनाब प्राची साहब, इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पर आए, क्योंकि इमरान खान अकेला तो नहीं था, उसके साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, एक पूरी टीम उसको दी गई थी। ठीक है जी। वो जो टीम है, आप याद कर सकते हैं कि उसमें जजेस भी थे, बड़ी लंबी टीम थी ना। मजहबी टॉपिक भी था, सारी चीज थी। ठीक है जी। तो आप ये बताएं कि उनका एक आदमी जो है ना, जवाद सॉरी फवाद चौधरी साहब जो है ना, जो जेलम के रहने वाले हैं, जेलम मुझसे ज्यादा दूर नहीं है हमारे गांव से। तो बहरहाल उनको पकड़ा गया है, तो क्या कोई सिलसिला शुरू हो गया? आप इस पर तबसरा करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सिलसिला तो शुरू हुआ है, लेकिन इसका पेस वो नहीं है जो मतलूबा पेस होना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि देखें डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने पहले भी इस पे बात की है कि देखें, अ, इसको पूरी एक टीम बना के दी गई थी। और अब देखिए कि कहाँ कहाँ से, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, इमरान नियाजी की बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ पार्टियों से लोगों को इकट्ठा करके और फिर ऐसे नए लोग शामिल करके कि जिनको कोई जानता भी नहीं था, वो लोग शामिल किए गए। और न सिर्फ उनको शामिल किया गया, बल्कि उनके जहनों में एक डेटाबेस डाला गया और उनके मुंह में एक लंबी लंबी जुबानें डाली गई, जो कि वो हर मुखालिफ को कुचलने के लिए, दबाने के लिए बोलते रहे और इस्तेमाल करते रहे। तो ये बारिश का पहला खतरा समझिए। पहला तो नहीं है, इससे पहले शहबाज गिल को भी पकड़ा गया था, लेकिन ये समझे कि ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आज गिल से मुझे याद आई थोड़ा सा ना इसको आगे अंदाज में बयान करना चाहूंगा। आज एक साहब ने कहा है, इमरान साहब से दरख्वास्त की है और उसने हाथ बांध कर कहा है। उसने कहा भी इमरान खान साहब, शहबाज गिल का तो पता नहीं कहाँ से अमेरिका से आ गया था, वास्ती का भी पता नहीं अमेरिका में आई वगैरह वगैरह। जो इल्जाम आपने शहबाज गिल के बारे में कहा था भाई, उसका ये हरकत हुई है, तो खुदा का वास्ता भाई, जो फवाद चौधरी को पर बोल दोनों लगा देना, बेचारा मुंह निकालने के लिए काम हो जाएगा। तो अब पता नहीं उस पर क्या क्या बातें आती हैं, क्या इल्जाम आता है। तो बहरहाल इनको पकड़ा गया है, अब देखें क्या, क्या आगे क्या निकलता है। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता है कि फवाद चौधरी तो मुख्तलिफ पार्टियां घूमता रहा है, और वो दरअसल उन्हीं का अंदर का ही आदमी था। असल में डॉक्टर साहब, जब हम स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, स्टैब्लिशमेंट कहते हैं या फौज कहते हैं, उससे मुराद एक इदारा नहीं होता। अब आप देखिए कि जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, वो उनका उनका इतना सीक्रेट काम होता है कि उनके अंदर खुद खुद इतनी तकसीम होती है, उनको अपने प्रोजेक्ट्स का नहीं पता होता किसका प्रोजेक्ट कहाँ पे क्या चल रहा है। एक दूसरे से वो लाइलम होते हैं, अपने अपने काम से गर्ज रख रहे होते हैं। तो मुमकिन तौर पे एक लॉबी ने इसको हायर किया हो और दूसरी जो है तो इसके अगेंस्ट हो, और यही जो स्प्लिट है स्टैब्लिशमेंट में, जिस पे हम काफी अरसे से बात करते आ रहे हैं, और हम सिविल वार की भी बातें करते हैं। और अब देखें कि ये, जैसे आप मिसाल की बात है, इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ बोल रहा था, और इवन अब इस दूसरे जनरल के खिलाफ बोल रहा है। तो ये इनको पीछे से कोई सपोर्ट तो है, वो सपोर्ट जो है, अब हम उस पर ज्यादा खुल के इससे बात नहीं कर सकते। तो वो ही स्प्लिट की तरफ इशारा कर रही है। तो वापस आते फवाद चौधरी पे, तो फवाद चौधरी जो है तो वो भी एक मोहरा ही है। बुनियादी तौर पर वो एक सहाफी था, जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद थे या हुसैन हक्कानी हो गए। ये सहाफी रोल से चलते हुए ये लोग इस जगह पहुंचे। तो मुशाहिद हुसैन सैयद जो है तो, सॉरी, क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी। हाँ। फवाद चौधरी जो है तो वो उन्हीं के लिए काम कर रहा था। अब पता नहीं उसका अंजाम क्या होता है, क्योंकि शायद भटक गया था, उसको सबक सिखाना थोड़ा, वो जिसको क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आजकल पाकिस्तान में कहते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो सॉफ्टवेयर शायद अपडेट होने के बाद ठीक हो जाएगा मामला। अरे कि वैसे ये कभी कहा जाता है कि फवाद चौधरी ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ पार्टियों में रहा है और स्टैब्लिशमेंट के साथ इसका करीबी तलक है, पावरफुल फ्रेंड्स हैं उसके स्टैब्लिशमेंट में। तो हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट करें। वो ये भी सुना गया है कि उसको 2-3 दिन 4 दिन पहले कहा गया था कि जरा दोस्ता ओला हाथ रख, तो इसने कहा जी नहीं नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता।
तो इस तरीके से भी कुछ बात हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंट था, या अब सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट करेंगे। ठीक है, जहाँ तक इमरान खान के बयानिए का तल्लुक है, भाई अब तो इल्जाम लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मसलन वो कहते हैं जी वैसे तो अहमद मीर साहब ने कहा, बड़े साफी हैं, वो कहते हैं कि ये सारी बात कहाँ से शुरू हुई है, इमरान खान की एक दुआ से। वो तो कह रहा था कि मैंने दुआ मांगी है, अल्लाह करे कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए। वो अगर दुआ कबूल हो गई है तो फिर इनको तकलीफ क्या? फिर बजाय इसके कि ये कहें जी शुक्र है दुआ कबूल हो गई है, तो वो कहते हैं जी ये अमेरिका ने कर दिया, कभी कहते हैं जी सैन अफगानी ने किया, कभी कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने, पीडीपी ने किया, कभी किसी इल्जाम तराशियां आ रही हैं। और अब जो है ना मोहसिन नकवी पर इल्जाम आ गया। तो इस पर तबसरा करते हुए रऊफ क्लास्टा साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान की हुकूमत मोहसिन नकवी ने गिराई है तो फिर इनका निगरान वजीर आला बनना बनता है। खान खुद को इतना कमजोर कैसे कर लिया खान ने कि एक साफी ने इकतदार छीन लिया, और खान को इसकी खबर 10 माह बाद हुई। वो 10 महीने बाद पता लगा कोई मोहसिन नकवी शामिल था। ये तो सदियों से इंसानी तारीख का असूल रहा है, जो भी बादशाह को शिकस्त दे तख्त पर वही बैठेगा। आप इस पर कोई तबसरा करना चाहेंगे क्विकली? बस डॉक्टर साहब, बात अगर हम फवाद चौधरी की करें तो देखिए, उसने देखा जाए तो एक लिहाज से बहुत खतरनाक धमकी दी है। यानी एक इदारे को, सरकारी इदारे को, जिसका दर्जा किसी तौर पे भी हाई कोर्ट से कम नहीं है, उसके मुलाजिमीन को धमकी देना, और फिर उनकी फैमिली को धमकी देना और ओपनली देना, तो ये बहुत खौफनाक जुर्म है, मैं समझता हूँ। और पब्लिकली दिया। और दूसरी बात यह है कि आप देखें इसको शे बेसिकली कहाँ से मिली। राशा साहब एक मिनट, शे राशा साहब एक मिनट मिनट, आपने जो लफ्ज कहा ना मुलाजमीन, ये थोड़ा सा आपने उसको हल्का कर दिया। आप उसके चेयरमैन की बात कर रहे हैं, ये सब जो बड़े अहदेदार थे उनको धमकियां दे रहा है। मुलाजमीन से तो ये भी हो गया कि चौकीदार है वो भी मुलाजिम है ना। ये नहीं नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं 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 डॉक्टर साहब, आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन अगर आप उसका पूरा बयान सुने ना, तो उसने सिर्फ चेयरमैन को नहीं मुखातिब किया, उसने पूरे डिपार्टमेंट को मुखातिब किया, और हर एक बंदे के कहा कि खानदान वाले महफूज नहीं रहेंगे। भाई इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान की सिर्फ ये नहीं कि उनको उन पर बड़े नाजेबा अल्फाज में किए, उनके खानदानों को, उनके बच्चों को धमकी दी गई है। अच्छा, तो दूसरी बात ये, अब तक देखा है ना डॉक्टर साहब कि इस चीज को शे कहाँ से मिली। आप सोचिए, कुछ अर्सा पहले ये इमरान नियाजी ने एक जज साहिबा को इसी किस्म की खौफनाक धमकियां दी थी, जेबा बख्तियार। और फिर उसके ऊपर उसने माफी भी मांगी। ये नहीं, 100 दफा माफी मांग के भी कहा कि माफी नहीं मांगी। तो आप देखिए डॉक्टर साहब कि जब जैसा लीडर होता है वैसे ही नीचे अमला होता है, और उसी तरह के मतलब फॉलोअर्स भी होते हैं। तो ये इसको इसको लगाम देना इसलिए भी जरूरी था कि ये सिलसिला चल पड़ता। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर ये उससे इनकारी है इमरान खान, जैसे आज भी उसका गालिबन बयान आया कि क्या हुआ जो उसने ऐसी बात कर दी, तो मैंने कहा कोई इसको मशवरा दे कि चले आप इस बार करके देखें, आप ही करके देख लें, अगर कोई कुछ नहीं होता तो बहरहाल मुख्तसर ये कि अब इस टॉपिक को छोड़ के आप दूसरी बात जो करने लगे थे उस पर हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा ये बता देना कि चलो ये फवाद चौधरी का तो हो गया, तो सुना है कि 2 आदमी मजीद उन्होंने पकड़ने थे, लेकिन बात लीक हो गई, वो जो है ना अंडरग्राउंड हो गई। क्या इमरान खान का भी वक्त बारी आ जाएगी? डॉक्टर साहब, असल में पकड़ना था इमरान खान को रात को। उन्होंने, आपने देखा कि वहां पे जमान हाउस के आसपास मेरे बहुत ज्यादा इसने पीटीआई के कारकुनान वगैरह जमा कर लिए थे, लेकिन मेरे हिसाब से बुनियादी तौर पे उठाना फवाद चौधरी को ही था, क्योंकि स्टेटमेंट उसी ने जारी की थी। असल में बेसिकली ये ये बड़े उन्होंने जिन्होंने पकड़ा ना, उन्होंने उनको एक ऐसे धोखा दिया है कि लोगों को वहां पर जमा किया, तो वारदात उसकी वजह से। ठीक है। मैं, हाँ जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा था कि उस तरह से उन्होंने ये ट्विस्ट किया, लेकिन इसके पीछे भी आपको एक चीज नजर आएगी डॉक्टर साहब, कि वो जो मोहसिन नकवी गालिबन नाम है ना, जो दूसरे निगरान वजीर आला हुए हैं, जी जी। तो उनसे ये ज्यादा खौफजदा थे। स्पेशली इमरान खान बहुत ज्यादा खौफजदा था, और ये बाकी सारी पीटीआई भी, क्योंकि कुछ उनको भनक तो लग चुकी थी कि कुछ ना कुछ भनक मिल चुकी थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और सबर का पैमाना तो आखिर लबरेज हो गया, और गेम तो टर्न ओवर होने वाली है। लेकिन ये कि इसका पेस वो नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वक्त भी बहुत सारी हमदर्दियां, पीटीआई के हमदर्द मौजूद हैं, और न सिर्फ स्टैब्लिशमेंट में बल्कि ये रिटायर्ड जो लोग हैं उनके मफादात हिट हो रहे हैं, तो वो लोग सपोर्ट जारी रखे हुए हैं।
अच्छा ये बताएं कि मसलन कमेंट्स भी आए हैं, मैं इसको जरा साथ साथ पेश करता हूँ। तो अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई खराबी होती है तो बजाय इसके कि वो देखें कि इसमें पाकिस्तानियों का अपना कितना कसूर है, वो कहते हैं जी कि बैरूनी साजिश हो गया, बैरूनी हाथ आ गया। तो ये एक तरह से अपने जो जराइम है या अपनी गलतियां हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए साजिश की जो बात अगर आप समझ रहे हैं जो मैंने पिछली दफा की थी, तो देखिए अब ये तो नहीं है कि आप जराइम को ढूंढने लग जाएं। ये नहीं जिसको कहना चाहिए कि दरख्त के पत्ते पकड़े, शाखें पकड़े, तना पकड़े, लेकिन उसकी जड़ तक न जाए, रूट कॉज तक जाना चाहिए ना। तो रूट कॉज तो ये है कि साजिश तो एक हुई। अब साजिश ये हुई कि देखिए ये तो आप भी तस्लीम करते हैं और जो क्वेश्चन रेज करते हैं वो भी जानते हैं कि इमरान खान को लाया गया। यहाँ के यूके के या यूरोप के या इवन अमेरिका के सफारती हलकों में देखें इमरान खान बतौर सिलेक्टेड जाना जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है उसको इलेक्ट नहीं किया गया, सिलेक्ट किया गया। सिलेक्ट किसने किया? यकीन एस्टेब्लिशमेंट ने किया। अच्छा एक आप ये कहना चाहते हैं कि ये साजिश थी कि इमरान खान को लाना, ये साजिश थी? मैं तो उसी तरफ पॉइंट आउट किया था ना कि देखिए साजिश ये थी कि इमरान खान को लाया गया, लेकिन अब सवाल ये दूसरा ये पैदा होता है कि इमरान खान को क्यों लाया गया। क्यों लाया तो गया? ये बात की थी कि लोग इस पे बात करने से कतराते हैं कि इमरान खान को क्यों लाया गया। इंपॉर्टेंट बात तो ये है, वजह तो होनी चाहिए ना। बात करते हैं कि जिन लोगों ने जो लेकर आए, हुआ वो पाकिस्तानी थे या गैर नन पाकिस्तानी थे, उनके मकसद क्या थे, एम ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो इससे क्या अचीव करना चाहते थे? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, जब आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, प्रपोजल बनाते हैं उसकी, तो आप उसमें लिखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। या कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं तो आप उसके लिए एक फॉर्मेट बनाते हैं कि भाई हमने ये करना है, इस तरीके से करना है। तो अब उसमें वजूहात तो लिखते हैं ना। अब यहाँ पे जो है तो नया इनिशिएटिव तो भी लिया गया द सेम टाइम, और पुराने एक प्रॉब्लम को कि भाई नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक नहीं थी तो हम इसको लेकर आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत पे इन्होंने क्या इल्जाम लगाए और क्या साबित किया। न तो जो इन्होंने दावे किए थे, देखिए ये तो चोर मचाए शोर वाली बात करता रहा पहले दिन से, डे वन से जब इसने टेक ओवर किया तो चोर चोर के नारे लगाता रहा, और उसकी आड़ में खुद हर तरह की चोरियां से की। जो मेगा करप्शन हुई, अगर उसमें हम बीआरटी का कहें, उसमें हम बिलियन ट्रीज का कहें, उसमें मालम जबा प्रोजेक्ट कहें, या स्टील मिल्स का कहें, या इसकी घड़ियां और जेवरात और जवाहरात की बात करें, या उस्मान बुज़ार की शक्ल में मालिका फैमिली और जो है तो इन फैमिली का पंजाब की हुकूमत का लूट मार कहें, तो आप देखें कौन सा जुर्म है जो इस दौर में नहीं हुआ। तो बुनियादी तौर पे चोर मचाए शोर वाला चक्कर है, ये चोर चोर जो अभी भी कहता आया है और वही कह रहा है, दरअसल चोरी तो इसने खुद की। अब वो चीजें खुल के सामने आ रही हैं। दूसरी बात डॉक्टर साहब, मैं आपको एक और बात बताऊं, इंपोर्टेड हुकूमत की बात कर रहा था। आप मुझे बताइए कि मौजूदा हुकूमत है, चाहे पीडीएम है चाहे पहले थी, उसमें कौन इम्पोर्टेड था? आप चेक करें इसकी हुकूमत में कौन इम्पोर्टेड था। शहजादा अकबर कहाँ से आया और कहाँ चला गया, कौन था? हफीज शेख कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कौन था? शहबाज गिल कहाँ से आया, कहाँ था और कौन है? वो वावड़ा जो है, चले अभी तो डिफरेंट हो गया, वो आधे कहाँ से आया, नेशनलिटी क्या थी? तो आधे इम्पोर्टेंट से तो इसकी लोग, खुद। आधे से ज्यादा लोग बाहर से आए थे। तो देखिए डॉक्टर साहब, जब वो कहते हैं ना कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली से इशारा करते हैं तो बाकी हाथ की तीन उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही होती है। तो वो तीन उंगलियां इसको नजर नहीं आ रही थी, और दरअसल लोगों को भी नजर नहीं आई। इतना ये नहीं प्रोपेगेट किया, इतना झूठ बोला 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 कि लोगों को यकीन होने लगा, और बाकी रही सही कसर जो है तो वो उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी ने पूरी कर दी। लोग तो आपको पता ही पाकिस्तान में। अंग्रेजी अंग्रेजी अच्छी बोलता है, स्मार्ट आदमी है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि इसमें जो मैं जो पूछना ये चाहता था कि अहम तरह ऑब्जेक्टिव तो ज़ाहिर है बनाने वालों के होंगे, उन्होंने बताया भी होगा अभी मिस्टर यू हैव टू डू दिस ABCD जो भी है करना। तो वो क्या थी मसलन? आपने क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, उस पर हम एक एक पर बात करेंगे, ठीक है जी, तफसील से। मुझे ये बताएं कि सी पैक को नुकसान उसने कैसे पहुंचाया? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो मैं आप छोटी सी बात बताऊं कि देखिए आसिम बाजवा के ऊपर खुले इल्जाम लगे, जनरल आसिम बाजवा के ऊपर खुले इल्जाम लगे। नूरानी ने लगाया बात, जो बात जो है तो चाइना तक पहुंची, चाइनीज ने भी उस पर ऑब्जेक्शन किया, और वो मतलब उसकी करप्शन की बहुत सारी कहानियां थी। उसके बावजूद इसने उस प्रोजेक्ट का चेयरमैन उसको लगाया।
नहीं, ये तो आखिर में थी ना। पहली तो बात तो ये आ जाती है ना, जैसे ही पता लगा उसको भी सी पैक शुरू होने वाला है, उसने धरना, और चाइनीज सदर आ रहा है, उसने धरने शुरू कर दिए। दूसरी वो तो बहुत पुरानी बात है, नवाज शरीफ के दौर की बात है ना। अच्छा, ये तो मतलब तो वहां से साबित हो रहा है ना कि उसके इरादे क्या थे। दूसरी बात ये देखें कि चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर इसके दौर में हमले हुए और उनकी बसों को धमाके से उड़ाया गया। दासुगो डैम का याद रखिए, और गवादर में जो कुछ हुआ, कराची में जो कुछ हुआ, उनके इंटरप्रेटर्स को और उनके जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उनको जो मारा गया, वो इसी के दौर में हुआ। चले, उसमें इसका कुछ हाथ नहीं, लेकिन कमजोरी तो है, हुकूमत तो है, उसने क्यों नहीं काबू पाया इन पे, उनको क्या बना प्रोजेक्ट्स का। अच्छा, दूसरी बात, जो इसका वजीर है मुराद सईद वजीर था, उसने जो 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 इल्जामात लगाए चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर और जो वो किया, वो उसको सबोटाज करने के लिए बहुत ज्यादा काफी था। इस हद तक कि जब ये मीटिंग के लिए चाइना जा रहा था तो उन्होंने पाबंदी लगाई कि इस शख्स मुराद सईद को लेकर ना आए। दो बातें, कितनी बातें हो गई। अच्छा, इससे बढ़ के, सबसे बढ़ के बात कि आईएमएफ के साथ जब डील हो रही थी तो चाइनीज के साथ ये कमिटमेंट थी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को, सी पैक को, के प्रोजेक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करना, किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली भी बहुत अहम था। चाइना और इंडिया के बीच में जो चल रहा है उस लिहाज से भी, गवादर पोर्ट के लिहाज से भी, और ये मतलब पूरा सी पैक ओवरऑल एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, तो वो नहीं चाह रहे थे कि शेयर हो। लेकिन आईएमएफ के साथ इन्होंने, इमरान खान ने उसके 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 प्रोजेक्ट्स को शेयर किया, उसकी डिटेल्स शेयर की, और जो कि क्योंकि अमेरिका को जो खतरा था वो अमेरिका से था, चाइना को जो खतरा था वो अमेरिका से था, या यूरोपियों से, या नेटो से था। और आईएमएफ तो जाहिर बात है कि उसमें ज्यादातर तो इन्हीं लोगों का है, तो वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच गई। तो इससे ज्यादा सबूताज करना और इससे ज्यादा उसको तबाह बर्बाद करना क्या हो सकता है कि आप उसके सीक्रेट ही लीक कर दें। सवाल करने की इजाजत देते हैं अगर भाई, जनरल आसम जी, लेफ्टिनेंट जनरल आसम जी, जो थे आसम बाजवा, उन पर तो सिर्फ खाली चलिए कि इल्जाम था, आपने लफ्ज इल्जाम का कहा, उन्होंने अगर ये गलत बातें थी तो वो कोर्ट में लेके जाते। उनकी यानी जितनी फर्म थी वो सारी थी, वो सबूत के साथ पेश की गई थी, ठीक है जी। इसके बावजूद इमरान खान ने कहा कि मुझे इस पर यकीन है, तो ठीक है। अच्छा, आगे आगे बात आती है कि जिस तरीके से इन्होंने चलाया, मुराद शहीद का आपने जिक्र किया, वो इस आदमी ने इल्जाम लगाकर जो मामला बिगाड़ दिए थे चाइना के साथ, आपने सही कहा। लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि मुराद शहीद को इमरान खान ने कहा था मेरा सबसे बेस्ट वजीर है, और इसको इनाम भी दिया गया था, मेडल दिया था, ठीक है। आगे आगे जो बात आप कर रहे हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो 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 देखिए, जो होते ना टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ सीक्रेट बातें ऐसी थी उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो सी पैक के रिलेटेड चाइना और पाकिस्तान की थी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में बाहर नहीं आनी चाहिए इनकी तफसील, और इन्होंने सारी चीजें मामला जो है आईएमएफ के साथ शेयर कर दी। वो आज पता नहीं किस किस के पास चली गई, इस वजह से भी बहुत आपने यू राइटली कहा। लेकिन उसको क्या भी अब वो जो डैमेज उन्होंने किया, सिर्फ वेरी सीरियस डैमेज, विच वॉज आई वुड से कि इसकी तस्वीर, इसका आप याद करें अगर, हमने बहुत कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं होने दिया जाएगा, याद है ना आपको इस चीज का? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सूरत हाल है ये बताएं। डॉक्टर साहब, अभी तक तो उसके ऊपर कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा, बल्कि आप सोचें तो जो, देखिए डॉक्टर साहब, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ना, ये तकरीबन इसी तरह से, तकरीबन नहीं बल्कि उससे ज्यादा स्लो पेस पे होती है। जिस पेस पे फसल उगती है उससे स्लो पेस पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, और ये प्रोजेक्ट चलते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। अब ये तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था, इसको जब एक स्टेज पे पहुंच गया और इसकी तबाही का प्लान बनाया गया, अब उसको वापस रोकना और उस पेस पे लेकर आना एक लॉन्ग टाइम टेकिंग दूसरा काम है। अब उसको रोकना है पहले। आप सोचिए गवादर में क्या हो रहा है इस वक्त में, और गिलगित बिल्तिस्तान में क्या हो रहा है। गिलगित बिल्तिस्तान वो पॉइंट है चाइना और पाकिस्तान के बीच में जहां से ये शुरू होता है सी पैक, और गवादर वो पॉइंट है जहां पे खत्म होता है। तो अगर गिलगित बिल्तिस्तान में अनरेस्ट है और इस प्रोजेक्ट को मसाइल दरपेश हैं बहुत शदीद किस्म के, लोकल लोगों से लेके वहां के माफिया से लेके हर तरह के लोगों से, और इसी तरह से गवादर के पोर्ट पे आए तो यहाँ पे इल्जाम लग रहे हैं, चाइनीज ट्रॉलर लग रहे हैं जो कि फिशिंग कर रहे हैं, और गवादर के लोगों का एक कंसर्न भी है, जायज भी है देखा जाए। लेकिन कुछ लोग हैं, स्पेशली एक जुमा सामी के साहब हैं, वो लीड कर रहे हैं इसको, और 30-40 का रैली निकाल के तो वो उस प्रोजेक्ट को कटाई में डाल रहे हैं।
और चाइनीज की जानों को ऑलरेडी खतरा है। इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि चाइनीज को दो बुनियादी कंसर्न थे। एक कंसर्न ये था कि करप्शन, इसमें जो करप्शन हुई है यानी इस हद तक तो हुई कि इतना मेगा प्रोजेक्ट अगर छोटी मोटी होती तो शायद वो हर जगह होती है छोटी मोटी करप्शन, लेकिन इतनी मेगा करप्शन हुई थी कि चाइनीज ने उसको एड्रेस कंसर्न किया कि भाई ये हमारा कंसर्न है, इसको आप एड्रेस करें। एक करप्शन और दूसरा उनकी जानों को खतरा। जो बस उड़ाई गई धमाके से दासू में और चाइनीज की, और जो कराची में यूनिवर्सिटी के पास जो उनके इंटरप्रेटर्स को जो मारा गया, मुख्तलिफ जगहों पे और चाइनीज हलाकतें हो रही हैं, तो ये सब इस प्रोग्राम को, सी पैक को रोकने के हरबे थे। एक प्राची साहब देखें, आपको पता है इस चीज का कि स्पेशली पाकिस्तान ने 2 डिवीजन फौज तैयार की थी फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ ऑल सी पैक रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट्स उनके लिए। तो इसके बावजूद अगर इस तरीके से चाइनीज महफूज नहीं, दूसरे लोग महफूज नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर साहब इसका मतलब तो फिलहाल ये जो मैंने आपको कहा कि अंदर एक जंग चल रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि बन जाए, बनाना चाहते हैं, और कुछ लोग नहीं चाहते कि बने। और आप देख लें उनमें सर फहरिस्त जो है तो साबका हुकूमत थी, इमरान नियाजी की हुकूमत थी, जो कि जिसके मतलब मुंह से तो उसने कुछ ऐसी बात नहीं की, गो के मुराद सईद ने जो बयान दिया तो दिया। तो उनके जो 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 तरीके थे वो यही थे कि इसको खत्म किया जाए, इसको रोका जाए। अच्छा, उसने मुराद से इन्हें तो डायरेक्ट हमला कर दिया था ना। वो लोग दूसरे रसूम में उन्होंने उस हाथ को काटने की कोशिश की जो फीड कर रहा था। यानी बड़ी बड़ी कंपनी जो काम कर रही थी पाकिस्तान के अंदर सी पैक प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रही थी, पाकिस्तानी को हेल्प कर रही थी, उसने उन्हीं पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी, उन्हीं पर हमला कर दिया। तो जाहिर है कि ये तल्लुकात खराब करने और उन कंपनी, बल्कि बहुत सी कंपनी ने बड़ा शदीद एहतजाज किया था और कुछ ने कहा था कि वी विल गो बैक, ये हम ये बिल्कुल काम करेंगे, तैयार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो आगे बात आती है, कहते हैं कि मजहब को भी इसने काफी तरीके से इस्तेमाल किया है और मजहबी टच जिसको कहते हैं, इस पर कोई रोशनी डालेंगे? डॉक्टर साहब इस पे क्या रोशनी डालनी, देखें मजहब का चूरन तो हमेशा पाकिस्तान में बिकता रहा, बड़ी आसानी से बिकता है और लोग बेच लेते हैं। पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नाम पे बना, और बनते ही जिन्ना साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान बन गया है, अब आप अपने गिरजाघरों को, मंदिरों को, मस्जिदों को जाने के लिए आजाद हैं। आप सोचिए नहीं जिस बल्कि शख्स ने पाकिस्तान बनाया। सही बात तरह के थे भाई, आज के बाद ना आप हिंदू हैं ना आप मुसलमान हैं, आप सारे पाकिस्तानी हैं। आप हाँ आजाद हैं, मस्जिदों में जाएं या मंदिरों में जाएं, आपको कुछ कहने वाला नहीं आता है इस ठीक तरीके है, तो अगर हमने मुसलमानों के लिए मुल्क आजाद किया और हम मंदिर और मस्जिद, गिरजे की बात पहले करते हैं, मस्जिद की बाद में, चले छोड़े इस टॉपिक को, वापस आते हैं इसके ऊपर कि जो मस्जिद, सॉरी, मजहब का जो टच इस दौर में दिया गया। देखिए डॉक्टर साहब, आपने ये ऑन रिकॉर्ड बात है, वो पता नहीं गालिबन सूरी थे, कोई स्पीकर था, डिप्टी स्पीकर गालिबन सूरी था, से। जिसने पब्लिकली इसके कान में कहा और उन लोगों ने सुन लिया, वो बात रिकॉर्ड पे है कि कासिम मजहब का टच दे, कासिम मतलब कासिम मजहब का तड़का लगाए। तो आप सोचिए इन लोगों में ये पब्लिकली बात हुई, और ये अपनी तन्हाइयों में या मीटिंगों में मजहब का क्या मजाक उड़ाते होंगे, किस तरह से मजाक उड़ाते होंगे जब वो मजहब के टच की बात कर रहा है। ये नहीं कहता कि कोई मजहबी बात करे, ये उसका माइंडसेट बता रहा है, ये उसकी उसकी अंदर की मजहब को खेलने का, और खेलने के तो ये खिलाड़ी हैं। आप सोचिए जब खत इसने लहराया है, जो कि सफीर का खत था जिसको अमरीकी खत कहा, झूठ बोला, तो इसने क्या कहा? फोन जो रिकॉर्ड लीक हुई उसमें ये कहता सुनाई देता है कि इसके साथ हम खेलेंगे। खेलेंगे मींस पब्लिक सेंटिमेंट, पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर इसको हम मैं ज्यादा वजाहत से कहूँ तो जो शख्स मुसल पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खेलता है, वो खत तो बेजान चीज है, वो तो एक लिफाफा लेटर है। खेलने का मकसद ये हुआ कि वो उसके साथ अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा था, उसने ओपन लिखा। अब लोगों की समझ नहीं है, या लोग समझने से चश्म पोशी की, आप कानों में उंगलियां रख लेते, तो हम उसका कोई, हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई कि वो उसने कहा हम खिलवाड़ करेंगे लोगों के साथ, खत के ऊपर उसके जज्बात के साथ खेलेंगे लोगों के,
अच्छा, तो मजहब की तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा आज भी गालिबन कुछ दिन पहले भी एक बयान चला, सलीम साफी का प्रोग्राम था। वो उन्होंने उस मुफ्ती का, मुफ्ती सईद नाम है, जिसने इमरान खान का निकाह पढ़ाया था। अब चूंकि ये बात पब्लिक हो गई और उसने निकाह पढ़ाया था, तो निकाह पढ़ाया गया था 2018 में, और अब उसने एक नया निकाह पढ़वाया 23 जनवरी को 2023 को। एक नया निकाह पढ़वाया गया क्योंकि साबित हुआ कि उस वक्त जब निकाह पढ़ाया जा रहा था उसके इद्दत के दिन पूरे नहीं थे हुए। पहला निकाह जो पढ़ाया गया पहला निकाह जब हो रहा था तो इद्दत के दिन नहीं पूरे हुए थे, तो मौलवी ने निकाह पढ़ा दिया। अब जब पता चला तो सफाई के लिए ये किया। अब आप मुझे बताएं 2 मिनट के लिए, बालिग मर्द और औरत को क्या पता नहीं होता कि निकाह की क्या शराइत है और क्या है, और क्या मौलवी ने नहीं बताया होगा? दूसरी बात यह है कि 2018 से लेकर 2023 तक जो पीरियड इन्होंने गुजारा मियाँ बीवी के तौर पे, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन मार्क आएगा कि वो किस हैसियत से गुजारा? अच्छा, यहाँ पर मतलब मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि क्यों ये मजहबी इशू है। भाई जो हमने सुना, जो मुफ्ती सईद साहब ने जब पहला निकाह कराया, उस वक्त वो कहते हैं कि मैंने इनसे पूछा कि आप मजहबी जो मामलात हैं उस पर हर चीज़ ठीक है। उन्होंने कहा कि हर चीज़ इन ऑर्डर है। मुफ्ती साहब को ये नहीं पता था कि इनकी इज्जत पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, जब उनके कहने पर उन्होंने यकीन कर लिया और निकाह में पढ़ा दिया। जब जब ये पता चला कि उनकी इज्जत पूरी नहीं हुई, तो फिर मुफ्ती साहब ने दोबारा कहा इनको कि आपका निकाह जो है वो नहीं हुआ, वो फस्क हो गया, या क्या कहते हैं उसको, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसलिए आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने दोबारा निकाह किया। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि जो पीरियड पहले निकाह और दूसरे निकाह, यानी जो इनकी बीवी, इसको जो तीसरी बीवी है उनकी बात हो रही है, जो उनके पहले निकाह और दूसरे निकाह के दरमियान जो पीरियड वो बहसीत मियाँ बीवी रहे, उसकी क्या चीज़ है, एक बात। फिर दूसरी बात ये आती है कि पहले निकाह जल्दी उनमें ये थी कहने की कि सितारे कह रहे थे या जन्नात कह रहे थे या मुवक्किल कह रहे थे कि अगर इस डेट को निकाह ना हुआ तो आप वजीर आजम नहीं बन सकेंगे, इसलिए जल्दी। डॉक्टर साहब, वो बातें आपकी अपनी जगह। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नियत का फतूर की बात बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, अभी आज मैं सुन रहा था कि जी ये उसका जाती फेल है। नहीं, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप कुछ भी करते हैं, आपका जाती फेल है। जब आप लीडर बन के, वजीर आजम बन के एक मुल्क की बात करते हैं ना, तो वो जो है वो दूसरों के लिए रोल मॉडल होता है। उसको, उसके अखलाक को, उसके किरदार को, उसकी गुफ्तार को, उसके उसके आगे पीछे सारे मामला को, वो उसके अपने जाती नहीं रहते, वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि लोग उससे इंस्पायरेशन लेते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं निकाह के सिलसिले में, डॉक्टर साहब, गालिबन 2021 में, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, 21 में गालिबन, हाँ, जब ये वजीर आजम था, ये उम्रा पे गए, मियाँ बीवी दोनों, इमरान खान और बुशरा बीवी उम्रा करने गए। तो मुबशिर लुकमान एक सहाफी हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया है और उसमें उन्होंने ये सारी डिटेल बताई है। तो उन्होंने इवन अपने प्रोग्राम में इनका वो दिखाया है, पासपोर्ट और वीजा दिखाई है। आप देखिए, जब पासपोर्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म में आप औरत जो है तो अपना नाम और अपने वालिद का या शोहर का नाम लिखती है। तो जो पासपोर्ट इशू हो उसके ऊपर उसके शोहर का नाम खावर मानी का लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फॉर्म भरते हुए उसने खावर मानी का नहीं लिखा होगा? अगर ना लिखा होगा, इमरान लिखती, तो सवाल पैदा होता, उसको वीजा नहीं इश्यू होता सऊदी गवर्नमेंट से कि आपके शोहर का नाम यहाँ पे इमरान मेंशन है और वहां पे खावर मानी का है। इससे ये साबित होता है कि गोया उसने फॉर्म में खावर मानी का ही लिखा होगा। अच्छा, वो अब ये ये फॉर्म फॉर्म भरते हुए क्या लिखा होगा? तो इस इन सब चीजों को जहन में रखना चाहिए कि देखिए ये क्या खिलवाड़ हो रहा था। और ये लोग मजहब के दावेदार बनते थे और इस्लामी रियासत के दावेदार बनते थे, और लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया। असल में ये जो टेक्निकल इशू आपने बताया कि उसमें क्या लिखा होगा मुझे इल्म नहीं है। लेकिन एक सैयद, क्या नाम है, शफकत इमरान शफकत जो है ना, उन्होंने एक प्रोग्राम में बाकायदा वो जो टैक्स रिटर्न्स बताए थे, जिसमें बुशरा बीबी ने लिखा हुआ था, उसका जो नाम लिखा हुआ था वो खाबर खाबर मानिका का लिखा हुआ था। वो पूरी ये उन्हें बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी प्रोग्राम में मुबशिर लुकमान ने भी वो रिटर्न दिखाए, FBR के, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के बताए, और उसमें भी खबर मानी का ही लिखा हुआ है।
कोई दूसरे मजे की बात यह है कि शिनाख्ती कार्ड पर भी अभी तक खाबर मालिका है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डज इमरान खान फिट इन। अच्छा, मेरे ख्याल टाइम काफी हो गया, इसी बारे खत्म करते हैं। क्योंकि दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल। ये बात इसमें इसलिए से हम कर रहे थे कि क्योंकि वो बड़ा चैंपियन बनना फिरता है कि वो मजहब को बहुत जानता है। वो तो कहेगा कि जैसे कहते हैं कि अमरीकियों से अमरीका को ज्यादा जानता है, जापान वालों से ज्यादा जानता है जापान में क्या हो रहा है। तो उसको हम छोड़ते हुए ये कहते हैं कि मजहब के नाम पर बेवकूफ बनाना छोड़ दें, पहले अपने आप को ठीक करें, दूसरों को कुछ कहने की बजाय। तो नाजरीन, वी लीव इट एट दैट। अच्छा साहब ने बहुत से मामला पर को टच किया और कुछ वजाहत भी की है। तो प्रोग्राम थोड़ा सा आज लंबा हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम इतना लंबा ना हो। वी लीव इट एट दैट। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स, प्लीज डू मेक them, and we look forward to meeting you again next time inshallah. And अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब इट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज है, लुक आफ्टर योरसेल्फ।